बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीनियर ऑडिटर के पास्ट पेपर के कुछ एमसीक्यूज़ हैं, तो देखिए हम ट्राई करेंगे इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसमें है कि जर्नल इज़ अ बुक ऑफ दी, तो इसमें ऑप्शन जो है बी है, दैट इज़ द ओरिजिनल एंट्रीज। सेकंड है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट्स एट लीस्ट, इसमें टू ओके मतलब एक जो है डेबिट और एक जो है क्रेडिट, मतलब एटलीस्ट दो, जिसको हम डबल अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। थर्ड हमारे पास है पब्लिक कंपनी शुड स्टार्ट बिजनेस ओनली आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट, तो इसमें भी बी है, ये है कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फ़ौरन जो है वो उसको अपने दी सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन के बाद जो है उसको बिज़नेस स्टार्ट करने की इजाज़त मिल जाती है, जबकि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है उसको पहले मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और उसके बाद फिर उसको मिलता है कमेंसमेंट ऑफ द बिज़नेस। तो कमेंसमेंट ऑफ द बिज़नेस के बाद जो है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। इसके बाद है द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू कन्वर्ट एन एसेट इनटू कैश, कि आप एसेट को कितना क्विकली जो है या कितने टाइम में जो है ईज़िली कन्वर्ट कर सकते हो कैश, तो इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ लीस्ट रेगुलेटेड। लीस्ट रेगुलेटेड का मतलब ये है कि उसमें जो ये लीगल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कानूनी उसमें जो तकाज़े होते हैं वो सबसे कम होते हैं, तो वो हमारे पास क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो बहुत क्या होती हैं, बहुत कम होती हैं। इसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ दी सिनोनिम ऑफ द गैप या एक्रोनिम ऑफ गैप। कि गैप से क्या मुराद है, तो गैप से हमारे पास मुराद है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है, तो ये हमारे पास जो है सी जो है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसके बाद हमारे पास है द नेक्स्ट द डिफरेंस बिटवीन एन इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू एंड इट्स कॉस्ट इज कॉल्ड एज द डैश ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो अगर मुझे जितना लगता है ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है, जिसमें आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो उसमें पहले आप उसकी कास्ट को देखते हो कि उसकी कास्ट कितनी है और उस पे कितना जो है हमें कमिंग ईयर में उससे कितना हमें जो है फ़ायदा मिलेगा, जितना पैसा मिलेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद जो है कंपाइलर, तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हैं कंपाइलर क्या है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बोथ इनपुट एंड द आउटपुट डिवाइस। तो इसमें जो है कि वो कौन सी ऐसी डिवाइस है जो कि बहुत इनपुट भी है और आउटपुट डिवाइस भी है। तो देखिए इनपुट और आउटपुट डिवाइस एक कंप्यूटर से लिया गया है। इनपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिसके ज़रिए आप कोई कमांड देते हैं और आउटपुट डिवाइस वो होता है जिससे आपको कोई जो है उससे आपको कोई कमांड का जो है फंक्शन मिलता है। जैसे कि अगर हम कीबोर्ड है तो कीबोर्ड से आप क्या करते हैं, एक कमांड देते हैं, मतलब आप कुछ लिखते हैं कि आप ऐसा कंप्यूटर ऐसा करे, या माउस से भी आप क्लिक करते हैं तो ये भी इनपुट डिवाइस है। और जो है अगर हम लाउड स्पीकर की बात करें या मॉनिटर की बात करें तो वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें जो है मोडेम प्रॉबेबली जो है वो क्या है, बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मशीन इंडिपेंडेंस प्रोग्राम। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं कंप्यूटर रिलेटेड और मुझे कंप्यूटर का एज सच नहीं है नो हाउ, तो आप इसको देख सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि जितने भी इस पेपर में हमारे फाइनेंस कॉमर्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट पोर्शन पे जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है which when accounting cash on hand the auditor should। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली है ऑडिट का, ऑडिटिंग के पोर्शन से है कि when counting cash on hand the auditor should जो है इसमें इंश्योर प्रेजेंस ऑफ समबॉडी फ्रॉम द मैनेजमेंट, कि वहाँ से कोई उनके साथ बैठा हो ऐसा प्रूफ के तौर पे। फिर है इसके बाद कंट्रोल रिस्क इज़ असेस्ड एट, ये जो है कंट्रोल रिस्क के बारे में है। नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विच सेपरेट लीगल विच सेपरेट लीगल, इसको हमारे पास जो है इसमें लिमिटेड कंपनी का जो है अपना एक लीगल स्टेटस होता है, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल स्टेटस
नहीं हो सकता इसमें जो है। इसके बाद इफ़ द प्रॉफिट इज़ 1/4 तो न्यूमेरिकल है, आप इसको हल कर सकते हैं। फिर इसके बाद है एन एग्जांपल ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़। इसमें हमारे पास जो है फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर है, फाइनेंशियल चार्जेस हैं, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है और डिविडेंड पेड। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके ज़रिए आप क्या करते हो, अपने कंपनी के लिए जो है आप फंड जो है रेज़ करते हैं, फंड जो है जनरेट करते हैं। इसके बाद है डिबेंचर्स आर कंपनीज। तो डिबेंचर्स जो होते हैं किसी कंपनी के, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स जो हैं ये लाइबिलिटीज़ होती हैं क्योंकि आपने इनको पे करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स वुड नेवर अपीयर इन द आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। के आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में कौन से वो हैं जो आपको जो है दोबारा इनको नहीं करना पड़ेंगे। तो इसका मुझे कंफर्म नहीं है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ द शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। तो इसमें जो है हमारे पास ये जो सेकंड है डेट रेशो ये नहीं है क्योंकि क्विक रेशियो, करंट रेशियो और कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ ये तीनों आपको लिक्विडिटी का बताते हैं। तो इसमें वो कहता है कि लीस्ट जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है तो वो डेट रेशो है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस वुड बी नॉट वुड बी मोस्ट लाइकली यूज़ दी प्रोसेस कास्टिंग। देखें आपने कास्ट अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं, एक हमारे पास होता है प्रोसेस कास्टिंग और एक होती है जॉब ऑर्डर कास्टिंग। प्रोसेस कास्टिंग में आप जो है रूटीन बेस पे सामान बना रहे होते हैं, जबकि जॉब ऑर्डर कास्टिंग जो है उसमें जब तक आपको ऑर्डर नहीं मिलता तब तक आप नहीं बनाते। जैसे फर्नीचर वाला जो है वो कुछ चीज़ें, कुछ मेज़, कुछ कुर्सियाँ जो है वो रूटीन बेस में बनाता है, तो ये प्रोसेस कास्टिंग होगी। और जब वो फर्नीचर वाला जो है कुछ चीज़ें स्पेशल ऑर्डर पे बनाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ नोन एज दी जॉब ऑर्डर कास्टिंग। तो इसमें जो है मेकर ऑफ द फ्रोज़न ऑरेंज जूसेस जो है वो क्योंकि वो रूटीन बेस पे बना रहा होता है, तो दिस इज़ दी प्रोसेस कास्टिंग। इसके अलावा जो है गुडविल शुड बी डिफाइंड एज, गुडविल जो होता है किसी कंपनी में तो वो इनटेंजिबल एसेट है क्योंकि उसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, एसेट है, हाईली वैल्यूएबल एसेट है लेकिन इनटेंजिबल है। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच कैरी प्रेफरेंशियल राइट। के प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं जिनको प्रेफरेंस दी जाती है, तरजीह दी जाती है बोथ डिविडेंड में एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। डिविडेंड जब भी डिक्लेयर करेगा कंपनी तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको मिलेगा, और सिमिलरली अगर कंपनी की लिक्विडेशन होती है, कंपनी जो है वाइंड अप हो रही है, तो उस केस में भी जो पेमेंट होगी पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होगी, उसके बाद कॉमन स्टॉक होल्डर या जो कॉमन इक्विटी होल्डर्स हैं उनको होगी। इसके बाद है हमारे पास द प्राइमरी पर्पस ऑफ इस्टेब्लिशिंग क्वालिटी कंट्रोल एंड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स फॉर डिसीजन क्लाइंट एवेल्यूशन। तो इसमें जो है ऑल ऑफ दीज है, व्हाट आर द एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इसका मुझे ये नहीं है। इस तरह जो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील विद द क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, इसको आप खुद गूगल कर सकते हैं। इसके बाद है नेट प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, तो नेट प्रॉफिट किस किस के बराबर होता है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ द सेल्स एंड द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दूसरा है ग्रास प्रॉफिट लेस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें जो हमारे पास है ये हमारे पास जब ग्रास प्रॉफिट में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हो, ये भी आपके पास नेट प्रॉफिट है। और इसके बाद हमारे पास जो है सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इसमें जो बी है ग्रास प्रॉफिट से जब आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हो, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, उसमें से जब आप सेल्स में से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर लेते हैं तो उससे आ जाता है ग्रास प्रॉफिट। उस ग्रास प्रॉफिट में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपने इनकर की हैं वो जब आप माइनस कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा दी नेट प्रॉफिट। इसके बाद है एक्सेस ऑफ दी सेल ओवर कास्ट ऑफ गुड इन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ग्रास प्रॉफिट। इसके बाद हमारे पास बोथ डिबेंचर्स एंड टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट आर यूजुअली इशूड बाय दी, तो ये यूजुअली जो है लिस्टेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिन्होंने अपना स्टॉक और अपने जो शेयर्स और ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पे उनको क्या किया होता है, उनको लिस्ट किया होता है। इसके बाद है शेयर प्रीमियम मनी कैन बी यूज्ड फॉर। शेयर प्रीमियम मनी क्या मतलब है कि जब आप शेयर्स को बेचते हैं एट प्रीमियम, प्रीमियम का ये मतलब है कि अगर किसी शेयर की जो अपनी डिनोमिनेशन है, अपनी ओरिजिनल पार वैल्यू 100 रुपीज़ है लेट्स से, और आप उसको 110 पे बेच रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ आपको मिल रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेयर प्रीमियम मनी, के मतलब ये शेयर जो है ये प्रीमियम पे सोल्ड आउट हो रहा है। तो इसको जो है आप इसमें
मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन आई थिंक इसमें इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स जो है इसमें जो है आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉरी मुझे इसका कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म करके नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका कमेंट दे दूंगा। फिर है द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन द ड्यूअल एस्पेक्ट इज कॉल्ड एज दी। तो ये हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम है जिसमें दो इफेक्ट्स जो है पाए जाते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास है द पर्पस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो ये क्या है, एलोकेशन सेविंग एफिशिएंटली, कि आपकी जो सेविंग्स हैं वो उसको एलोकेट करता है, मतलब कि लोगों के पास घरों में पैसा है तो वो उसको बैंकिंग चैनल्स में लाएगा, बैंकिंग चैनल से वो इन्वेस्टमेंट पे आएगा और वो एक पूरे जो इकानमी में एक सर्कल में आ जाता है। इसके बाद है एसेट्स और हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ। देखें इसमें ये क्वेश्चन जो है कि अगर वो करंट एसेट्स हैं तो वो लिक्विडिटी पर्पस के लिए होता है, और फिक्स्ड एसेट जो हैं चूंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया लेकिन ऑप्शंस में हम देखते हैं तो ये फिक्स्ड एसेट्स का जिक्र कर रहा है। और फिक्स्ड एसेट जिसमें आपकी मशीनरी है, आपकी बिल्डिंग है, प्लांट्स हैं, फर्नीचर एटसेट्रा, ट्रक्स वगैरह, तो ये आप अर्निंग पर्पस के लिए, तो ये अर्निंग रेवेन्यू के लिए हो जाएगा। डिप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन दी, तो ये फिक्स्ड एसेट्स पे हो जाएगा। डेफर्ड टैक्सेशन जो है ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है, क्योंकि आपने टैक्स देना है लेकिन डेफर्ड है, मतलब कि आपने फ्यूचर में कुछ टाइम बाद में देना है। फिर है प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग इज़ रेलेवेंट टू। तो ये हमारे पास जो है सीमेंट इंडस्ट्री हो जाएगा। इसके बाद स्ट्रेटिफाइड ऑडिट सैंपल मींस, ये जो है ऑडिट का क्वेश्चन है, मुझे कंफर्म नहीं है इसको आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास इनकम टैक्स रेट आर द सेम फॉर। तो ये बैंकिंग कंपनीज के लिए है। लीडर्स जो होते हैं टॉप मैनेजमेंट वो हमेशा डिसीजनल रोल्स लेते हैं। करंट रेशो कैलकुलेटेड। तो करंट रेशो जो है बेसिकली ये रेशो है दी करंट एसेट्स टू दी करंट लाइबिलिटीज़, कि आपके पास कितनी करंट एसेट्स हैं और कितनी करंट लाइबिलिटीज़ है, इससे जो रेशो आता है इसको हम क्या बोलते हैं, करंट रेशियो। लेकिन चूंकि उसका डायरेक्टली उन्होंने नहीं दिया तो इन्होंने सी ऑप्शन जो दिए है, मेजर दी लिक्विडिटी ऑफ द कंसर्न, कि अगर आपका करंट रेशियो जो है वो अच्छा है, गुड है, तो आपकी लिक्विडिटी जो है, आपकी जो एबिलिटी है टू पे यूर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, वो क्या है, दैट इज़ गुड। इसके बाद हमारे पास जो डिबेंचर है, तो डिबेंचर हमारे पास लाइबिलिटीज़ हैं। इसके बाद ऑडिटिंग जो है ये ब्रांच है हमारे पास दी सोशल साइंसेस की। स्टॉक इन ट्रेड जो है ये बेसिकली हमारे पास ऑप्शन डी है इसका, करंट एसेट्स। फिर जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी। तो ये हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस होगा, मोर प्रेफरेबली एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जब आप बना लेते हैं तो उनसे डेटा कलेक्ट करते हैं और वहीं से फिर ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट भी। द कास्ट ऑफ द एसेट ओवर द आफ्टर द एक्सपायरी, के एक एसेट है उसकी जो वैल्यू बनती है जिसको हम कबाड़ की वैल्यू बनते हैं, कि फॉर एग्जांपल आपने एक ट्रक लिया, ट्रक की एस्टिमेटेड लाइफ है लेट से हम कहते हैं कि 20 साल, तो 20 साल के बाद जो है उसकी यूज़फुल लाइफ हम क्या करते हैं कि ख़त्म हो गई है, लेकिन जो वैल्यू उसकी बच जाती है जिसको हम कहते हैं कबाड़ की वैल्यू, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वैल्यू बोलते हैं या साल्वेज वैल्यू बोलते हैं। फिर ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो इसमें हमारे पास क्या है कि एसेट्स आर इक्वल टू, ये सी जो है कि हम क्या करेंगे कि एसेट्स जो है, अगर हम इसमें एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज दिस बिकम्स, एक सेकेंड, इसमें हमारे पास आ जाएगा कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। तो इस इक्वेशन को सिर्फ आगे पीछे करना है। इसके बाद है इन पाकिस्तान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द लिमिटेड कंपनीज आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विथ। तो इसमें हमारे पास क्या है, बोथ, एक हम जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं पाकिस्तान में जो फॉलो हो रहा है, IRFS इंटरनेशनल रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम, जो इंग्लैंड का है, ब्रिटेन का है वो, और हमारे पास जो कंपनीज ऑर्डिनेंस है 1984, तो ये दोनों। और द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट इज़, मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन होता है। इसके बाद करंट ऑडिट इज़ अ पार्ट ऑफ द, तो ये इंटरनल ऑडिट सिस्टम है। और द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी सबमिट्स इज द रिपोर्ट to C&AG, that is the to the controller and accountant general, or in order to which of the expense, ये मुझे नहीं है कंफर्म। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये जो पेज है इस पे हमारे पास तकरीबन जो क्वेश्चंस हैं वो हैं
पेंशन्स के रिलेटेड, जिसमें हमारे पास डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है और अल्टरनेटिव मेथड्स हैं फॉर द पेंशन्स। तो पेंशन्स के जो कुछ क्वेश्चंस हैं आप इसको नेट पे खुद जो है इनको सर्च कर सकते हैं। और जो लास्ट इसका वो है तो वो है कि विच सिस्टम प्रोड्यूसेस द इंफॉर्मेशन यूज्ड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन, तो इसमें नन ऑफ दीज है। फिर है द आर्डर ऑफ द एंट्रीज मेड इन द लेजर इज़ बाय, तो ये हमारे पास डेट कि हमेशा जर्नल में जब हम एंट्रीज करते हैं क्रोनोलॉजिकल आर्डर के मतलब डेट वाइज करते हैं, जो सबसे पहले होगा डेट वाइज तो उसको हम पहले रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह अगर सिंगल डे पे है, सेम डे पे है, तो जो सबसे पहले अर्ली इन द मॉर्निंग होगा उसको फिर नून में और फिर हम इवनिंग की तरफ आएंगे। इन जनरल स्पेशल जर्नल वुड नॉट बी यूज टू रिकॉर्ड, तो इसमें है डिप्रिसिएशन, क्योंकि जो सेल्स होती हैं या परचेजेस या कैश डिसबर्समेंट्स के लिए जो है हम क्या करते हैं स्पेशल जर्नल यूज़ कर सकते हैं, जबकि डिप्रिसिएशन हमेशा जो है हमारे पास जो जनरल जर्नल होगा उसमें, स्पेशल जर्नल के लिए वो नहीं होता। इसी तरह सब्सिडरी लेजर्स हम यूज़ करते हैं और साथ में हमारे पास मास्टर या कंट्रोल लेजर होता है। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि सब्सिडरी लेजर्स का जो इक्विवेलेंट है कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट में, उसका मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन आई थिंक ये रेफरेंस फाइल है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आर्काइव फाइल, ये भी उसी से रिलेटेड है। और ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे पास जो है ऑडिट से रिलेटेड है। इसके बाद है विच, ये क्वेश्चन नंबर 28 जो है, विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन दी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, तो ये जो है करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम हमेशा जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं या बैलेंस शीट, तो वो हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में हमने जो एडजस्टमेंट करनी होती है एडजस्टिंग एंट्रीज पास करके करते हैं। और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी, तो ये हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगा। और इसी तरह जो है एक ये भी क्वेश्चन अक्सर आ जाता है जीएलएस जिसको हम कहते हैं जनरल लेजर सिस्टम के, जिसमें हम तमाम जो ट्रांजैक्शंस हैं, तमाम जो इवेंट्स हैं, उनको हम फर्स्ट जनरल में रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल आर्डर में, और फिर देन जो है हम उनको क्या करते हैं आगे जो है डिफरेंट जो उनके लेजर में जो उनके हेड ऑफ़ द अकाउंट्स होते हैं कि अगर अकाउंट पेबल है तो उनको अकाउंट पेबल की तरफ ले जाएंगे, अगर फर्नीचर है तो उसको हम फर्नीचर अकाउंट में, हर एक इंडिविजुअल आइटम को हम उनके अपने प्रॉपर लेजर अकाउंट्स में शिफ्ट कर देंगे।